हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ज्ञान। और आज मैं आप लोगों को द आर्ट ऑफ वॉर के बारे में बताऊंगा, जिसको सन त्जू ने लिखा है। और ये बहुत पुरानी बुक है मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में। इसको बहुत बड़े सीईओज, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस भी यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि इस बुक से जो लेसन्स लिए गए हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर आप मिलिट्री में नहीं हैं तो आपको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे सिंपल आंसर ये है कि हम लोग अपने डेली लाइफ्स में कभी कोई ना कोई वॉर लड़ ही रहे होते हैं। जब भी आप सुबह उठिए और आप बेड से बाहर नहीं निकलना चाहते तो आप अपनी लेजीनेस से एक जंग लड़ रहे हैं। जब भी आप हायर सैलरी चाहते हैं अपने बॉस से तो आप अपने बॉस से एक जंग लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं कि आप बहुत नेगेटिव हो जाएं और आप ये सोचने लगें कि हर कोई आपसे जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को ऐसे पोजीशन में रख पाएं कि आप सक्सीड करें लाइफ में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग खुला रखिए और ज़रूर क्रिएटिविटी से सोचिएगा कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी खुद की लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको फ़ौरन ना समझ में आए कि आप ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन इनके बारे में धीरे धीरे सोचते रहिएगा और अप्लाई करते रहिएगा। इसके बारे में कुछ दिन सोचिएगा इसको बुरा कहने से पहले, और इनको फ़ौरन हटा नहीं दीजिए कि ये सिर्फ वायलेंट चीज़ें हैं और ये सिर्फ मिलिट्री के लिए। ये हम सब लोगों की डेली लाइफ में भी काम आएंगे। तो पहला प्रिंसिपल है लेइंग प्लान्स। सन त्जू के हिसाब से सारा वॉरफेयर डिसेप्शन पे ही बेस्ड है, मतलब धोखा देना। तो जब आप अटैक करें ऐसा लगना चाहिए कि आप अटैक नहीं कर सकते। जब आप ताकत यूज़ करें तो आपको वीक दिखना चाहिए। जब आप पास में हो तो आपको दूर दिखना चाहिए, और जब आप दूर हो तो आपको पास में दिखना चाहिए। ये प्रिंसिपल बेसिकली आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि कभी अपने सारे पत्ते नहीं दिखाया करिए। अगर आप किसी बिजनेस नेगोशिएशन में और आप शुरू से ही अपने सारे पत्ते दिखा दें तो आप सारा एडवांटेज खो देते हैं। कोई भी जनरल जो कभी भी जंग जीतता है वो बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है अपने दिमाग में कोई भी कदम लेने से पहले। ये एक तरीके से चेस खेलने की तरह है। आपको हर कदम के आगे 10 मूव सोचना होगा, और आपको ये भी सोचना होगा कि आपका एनिमी क्या करेगा, और आपको ये भी सोचना होगा कि आप उसके लिए रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही रियल सिचुएशन देता हूँ जिसमें आप अपने आप को पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बॉस से हायर सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं और आप उनको ये बोलते हैं कि मुझे एक और अच्छा ऑफर मिल चुका है और मैं उस कंपनी में चला जाऊँगा अनलेस आप मुझे और अच्छा ऑफर दें। हो सकता है अब आपके बॉस आपसे पूछें कि यार तुम्हारे पास कौन सा ऑफर है। तो यहीं पे डिसेप्शन काम आता है। अगर आप सारे अपने पत्ते दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि आपको एग्जैक्टली किसने ऑफर दिया और क्या ऑफर में है, तो हो सकता है आपके बॉस को जुगाड़ करके आपका ऑफर आपके पीठ के पीछे से छीन लें। उसके बाद आपके पास कोई लेवरेज नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन ना बताएं और आप इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, तब आपके चांसेस आपकी सैलरी बढ़वाने के काफ़ी बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल 2 है वेजिंग वॉर। सन त्जू ने कहा है कि किसी भी कंट्री का कभी फ़ायदा नहीं हुआ है बहुत लंबे टाइम तक जंग लड़ के। जब आप जंग लड़ रहे हो तो आप अपना रिसोर्सेज ड्रेन करेंगे, आपके सोल्जर्स थक जाएंगे, उनके वेपन्स ख़राब हो जाएंगे, और इसकी वजह से आप ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, आप अपने आप को मरवा सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा वॉर की कीमत याद रखनी होगी उसमें जाने से पहले। कभी ऐसे जंग ना लड़िए जिसमें आप हारेंगे ही। काफ़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं कि वो एक दूसरे से प्राइस के पॉइंट पे compete करने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपने प्राइस कम करते रहती हैं एक पॉइंट तक जब उनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाए। इस तरीके की लड़ाई किसी का फ़ायदा नहीं करेगी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कब लड़ना चाहिए। एक और चीज़ सन त्जू हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सोल्जर बहुत मेहनत करके लड़ाई करें तो उनके अंदर एक गुस्सा होना चाहिए। अब आजकल के ज़माने में हम लोग मर्डर तो नहीं करते हैं, लेकिन ये बिजनेस वर्ल्ड में आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें तो आपकी कंपनी में जो भी लोग आगे उनको आपको मोटिवेट करना होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्स टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको उनको मोटिवेट करना होगा, कुछ उनको इंसेंटिव देके कि अगर वो इतना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो आप उनको एक फॉरेन कंट्री घुमाने ले जाएंगे। प्रिंसिपल 3 अटैक बाय स्ट्रेटेजिज्म। सन त्जू ने कहा है कि आर्ट ऑफ वॉर में जो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने एनिमी का पूरा कंट्री इंटैक्ट और सही तरीके से ले लें। उसको अंदर से तोड़ने की और लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये बात सही भी लगेगी आपको। अगर आप दूसरे का कंट्री उसके हाथ से छीन लें और उसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर दें तो आपके पास कोई लोग बचेंगे ही नहीं जिनके ऊपर आप रूल करेंगे। इसीलिए पुराने ज़माने में काफ़ी बार जंग लड़ने के बाद राजा को नहीं मारा जाता था, उनको बस कहा जाता था कि वो नए किंगडम को ज्वाइन कर लें। इससे कंट्री भी जिंदा रहता है और वायलेंस भी बहुत कम हो जाता है। और यही चीज़ बिजनेस सिचुएशन के बारे में भी कही जा सकती है। काफ़ी बार एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है और वो ज़्यादातर लोगों को फायर कर देते हैं। तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस डालने का बेस्ट तरीका नहीं है।
एक और चीज़ इस चैप्टर में कही गई है कि अगर आप अपने ओपोनेंट और अपने आप को जानते हैं तो आप चाहे 100 बैटल्स लड़ लें तब भी आप जीतेंगे। अगर आप सिर्फ अपने आप को जानते और अपने एनिमी को नहीं जानते हैं तो अगर आप एक लड़ाई जीतेंगे तो आप दूसरी लड़ाई हारेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन है और आपका एनिमी कौन है तो आप हर लड़ाई में हार जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आप कौन है, आपको पता होना चाहिए आपका एनिमी कौन है, और तभी आप जीत पाएंगे। और इस माइंडसेट को आप यूज कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को अच्छा करने के लिए। मान लीजिए कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपका एनिमी शुगर हो गया, और अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि आप कब शुगर खाते हैं, आप उसको खाना क्यों नहीं रोक सकते हैं, और अगर आपको शुगर के बारे में मालूम है कि कौन से फूड्स में शुगर होता है और आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो आप अपने मोटापे से लड़ाई जीत जाएंगे। प्रिंसिपल 4 है टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। सन त्जू कहते हैं कि जो आदमी जीतता है वो तभी लड़ाई करता है जब उसको पता होता है कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, और वो आदमी जो हमेशा हारता है वो पहले लड़ाई कर लेता है और बाद में वो जीतने की सोचता है। इसका ये मतलब है कि आपको पहले अपने आप को बहुत ताकतवर बनाना होगा और तब आपको सही मोमेंट के लिए वेट करना होगा। तो किसी भी बिजनेस सिचुएशन में अगर आप दूसरी कंपनी से कम्पीट करना चाहते हैं तो फौरन ही उनको अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हों जितना आप हो सकते हैं, और फिर आप अपने कंपेरेटर का वेट करिए कि वो कोई गलती करें और फिर आप अटैक करिए। इसके लिए आपको पेशेंट होना होगा और स्मार्ट होना होगा। प्रिंसिपल 5 है एनर्जी। ये बेसिकली इस बारे में बात करते हैं कि आपको अपनी एनर्जी अच्छे तरीके से यूज़ करनी होगी। आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं होती है। अगर आपको कोई बहुत ही भारी चीज़ मूव करनी है तो उसको धक्का दे के मूव करने की जगह उसको आप कुछ पहियों पे रख दें और फिर आप उसको पुश कर लें। तो कोई शातिर इंसान हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, और ये किसी भी सिचुएशन में जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल 6 है वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो किसी भी लड़ाई में आपको हमेशा जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ पे आपको ओपोनेंट वीक है वहीं पे अटैक करना चाहिए। अब ये काफ़ी ऑब्वियस बात लगती है लेकिन काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका कंपेरेटर आपसे कम प्राइसेस रख सकता है, तो आप प्राइस पे कम्पीट करना शुरू ही क्यों करेंगे? आपको क्वालिटी पे या कस्टमर सर्विस पे कम्पीट करना चाहिए। उनको वहाँ ना हिट करिए जहाँ पे वो ताकतवर है, उनको वहाँ हिट करिए जहाँ पे वो कमज़ोर हैं। प्रिंसिपल 7 है मैनूवरिंग। आपको क्यों लगता है कि छोटे स्टार्टअप्स जैसे फेसबुक इतने जल्दी मार्केट कैप्चर करके इतनी बड़ी कंपनी बन जाते हैं, जबकि उनसे पहले वाली जो भी बड़ी कंपनी थी वो कुछ कर नहीं पाते इसके बारे में? वो ये इसलिए है क्योंकि छोटी कंपनीज और फुर्तीली होती हैं और वो बड़ी कंपनीज को आउट मैनूवर कर लेती हैं। इस तरीके से सन त्जू काफी बातें करते हैं कि पहाड़ के नीचे से आपको अपने एनिमी को अटैक नहीं करना चाहिए, कभी उनको तब नहीं अटैक करना चाहिए जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कभी उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए, और कभी ऐसे आर्मी से नहीं लड़ना चाहिए जो अपने घर वापस जा रही होगी। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में सही में लड़ना भी चाहिए, और इससे ज़्यादा आपको हर सिचुएशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी लोग बहुत ही डिटेल्ड गाइड बुक को ढूंढते हैं जो उनको बता दे कि एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। ये सबसे श्योर तरीका है फेल होने के लिए, क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है और आपको हर सिचुएशन में अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल 8 है कि आपकी टैक्टिक्स में वेरिएशन होना चाहिए। आर्ट ऑफ वॉर हम लोगों से ये कहता है कि कभी इस बात पे ना डिपेंड करो कि आपका एनिमी आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन इस बात पे डिपेंड करा करो कि तुम उससे लड़ लोगे। तो 5 डेंजरस गलतियां होती हैं जो कोई लीडर कर सकता है जिसकी वजह से वो जंग हार जाए। पहली है रेकलेसनेस, मतलब वो केयरफुल नहीं होता है। दूसरी है कावर्डिस, मतलब कि वो बहुत जल्दी डर जाता है। तीसरी है कि उसका बुरा टेम्पर होता है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। चौथा है कि उसकी ऑनर बहुत डेलिकेट होती है, वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। और पांचवी है कि वो अपने आदमियों के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। इन 5 चीज़ों को आपको करेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से कि आप और ज़्यादा केयरफुल हो जाइए और ध्यान से चीज़ों के बारे में सोचा करिए। किसी भी चीज़ से कभी डरा ना करिए, और कभी भी गुस्से में ना आया करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, और कभी भी अपने इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना होइए, और अपने आदमियों के लिए सिर्फ उतना ही सोचिए जितना ज़रूरी है। प्रिंसिपल 9 द आर्मी ऑन द मार्च। अब ये प्रिंसिपल काफ़ी चीज़ों हम लोगों को असली जंग के बारे में बताता है कि कैसे तुमको लड़ना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए रियल लाइफ में इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर यूज़फुल है जो सन त्जू ने हम लोगों को बोला है, वो ये है कि आपको अपने सोल्जर्स को पहले तो इंसानियत से ट्रीट करना होगा, लेकिन आपको उनको डिसिप्लिन भी रखना होगा कि अगर आप उनको अच्छे से कमांड्स देंगे जो वो एनफोर्स करें, तभी आपकी आर्मी ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनका डिसिप्लिन बहुत कम होगा।
इसका ये मतलब है कि अगर आप एक लीडर हैं तो आप बहुत सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपको इंसानियत से लोगों से डील करना चाहिए, लेकिन ये भी आपका काम है कि उनको दिखाना कि आप उनके बॉस हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी टीम में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, और डिसिप्लिन ना रहने से आपका काफ़ी लॉस होगा। प्रिंसिपल 10 है टेरेन। आपको पता होना चाहिए कि आप किस ज़मीन पर लड़ रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि आप कौन है और आपका एनिमी कौन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप जीत जाएं। लेकिन अगर आपको वो ज़मीन भी अच्छे से पता होगी तब तो आप पक्का जीत ही जाएंगे। तो इसको असली दुनिया में हम लोग कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए मार्केट में घुस रहे हैं और आप अपने आप को जानते हैं और अपने कॉम्पिटिशन को जानते हैं, लेकिन अगर आपको उस कंट्री के नियम ही नहीं पता है तो आप तब भी हार सकते हैं। इसीलिए आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए ताकि आपके चांसेस पक्के हों कि आप जीत जाएं। और प्रिंसिपल 11 है द यूज ऑफ स्पाइस। अब समझो हम लोगों को जासूसों के होने के फायदे बताते हैं कि हम लोगों को इनको मैनेज करना आना चाहिए अगर हम लोग कोई जंग जीतना चाहते हैं। अब आजकल के ज़माने में असली ज़िंदगी में इतने जासूस नहीं होते हैं, लेकिन जासूस एक बहुत गहरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं फोर नॉलेज। मतलब कि आपको नॉलेज पहले से हो चीज़ों के बारे में। हम लोगों को अपने एनिमी को अंदर से जानना चाहिए, उनकी सारी सीक्रेट, उनकी सारी कमियां। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर जाके कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंड्स बन गए, या आपने उनका कोई प्रोडक्ट खरीद के खुद यूज़ किया ताकि आप उस प्रोडक्ट में कमियां निकाल सकें। अब इस बुक में एक चीज़ हम लोगों को कंसिस्टेंटली बताई गई है, और वो ये है कि नॉलेज ही पावर है। कि आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतनी पावर होगी। चाहे आप जितनी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो फिर आप जीत नहीं सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप जीतना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।